तो हेलो स्टूडेंट्स, चलिए लेक्चर 3 शुरू करते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया। स्केलर्स के बारे में पढ़ लिया, वेक्टर्स के बारे में पढ़ लिया, लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ लिया, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर हम लोगों ने पढ़ लिया। इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट होती है जिसको हम लोग बोलते हैं लैमिस थ्योरम। लैमिस थ्योरम, ठीक है। अब लैमिस थ्योरम क्या बोलता है? बहुत सिंपल सा थ्योरम है। ये बोलता है कि अगर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू नल वेक्टर है, तीनों वेक्टर का सम नल वेक्टर अगर है, ठीक है, तो पहले तो हम लोग इनको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते। मान लो मैंने ए वेक्टर को इस तरह से बना लिया, बी वेक्टर को इधर बना लिया, ठीक है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कैसा आएगा? ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग ये वाला इनका रिजल्टेंट हो गया। तो ए वेक्टर का ए वेक्टर और बी वेक्टर का सम ऐसा आ रहा है। अब इसके साथ सी वेक्टर का सम नल वेक्टर आना चाहिए। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है उसको सी वेक्टर ने काटना चाहिए, है ना। अब सी वेक्टर कैसा आना चाहिए? सेम मैग्नीट्यूड का आना चाहिए और इस डायरेक्शन में पॉइंट करता हुआ आना चाहिए, है ना। तो ऐसा याद रखो तुम, अगर तीन वेक्टर्स एक साइड्स ऑफ तीन साइड्स ऑफ ट्रायंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं टेकन इन सेम ऑर्डर, देन उनका सम तो नल वेक्टर होगा, है ना। ये होगा। तो ये बोलता है कि तुम क्या करो, कुछ कुछ एंगल ले लो। जैसे इस एंगल को तुम ले लो, अच्छा ये सी वेक्टर हो गया, है ना। हाँ, इस एंगल को तुम ले लो ग्यामा, इसके अपोजिट वाले एंगल को ले लो अल्फा, और बीटा के अपोजिट वाले एंगल को ले लो यहाँ पे, मतलब बी वेक्टर के अपोजिट वाले एंगल को ले लो यहाँ पे बीटा, ठीक है। ये कुछ एंगल ले लिया तुमने, ठीक है। अब तो साइन ये लैमिस थ्योरम बोलता है कि अगर ऐसा तुम लोगे और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का सम नल वेक्टर आ रहा है। अच्छा, पहले तो अल्फा बीटा ग्यामा क्या है? अल्फा बीटा और ग्यामा है क्या? अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें दिखाई देगा कि जो अल्फा है वो एंगल बिटवीन इसको इधर शिफ्ट करो सी वेक्टर, और है ना, इसको इधर शिफ्ट करोगे तो सी वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल है अल्फा। तो अल्फा इज एंगल बिटवीन सी वेक्टर एंड बी वेक्टर, या बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, कुछ भी लिख सकते हैं। बीटा जो है, बीटा किसके किसके बीच में एंगल है? सी को इधर शिफ्ट करो तो ए और सी के बीच में, तो एंगल बिटवीन, ऐसा कोई रैंडम एंगल नहीं ले लिया हम लोग ने, सोच समझ के लिए, ठीक है। तो एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड सी वेक्टर, ठीक है। और जो ग्यामा है वो है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है। तो अगर इस तरह से तुम चीज़ें लोगे, अल्फा बीटा ग्यामा को लोगे, तो तो हमारा लैमिस थ्योरम बोलता है कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय साइन अल्फा वो बराबर होगा बी वेक्टर डिवाइडेड बाय साइन बीटा, और वो बराबर होगा सी वेक्टर डिवाइडेड बाय सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय साइन ग्यामा। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय साइन अल्फा इक्वल टू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय साइन बीटा इक्वल टू सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय साइन ग्यामा, ठीक है। तो ये है लैमिस थ्योरम, इसको याद रखना है हमको। अब ये बेसिकली आता कहाँ से है? ये आता है तुम्हारे साइन रूल से। मैथ्स में तुम पढ़ोगे साइन रूल और कोसाइन रूल। तो साइन रूल क्या होता है वो बता देता हूँ थोड़ा सा। बोलता है साइन रूल बहुत सिंपल सा है कि अगर हमको एक ट्रायंगल दिया गया, अगर हमको ट्रायंगल दे दिया गया और इस साइड को कुछ साइड्स ले लेते, ए साइड बोल देते, इसको बी साइड बोल देते, इसको सी साइड बोल देते, ठीक है। तो ए वाले के अपोजिट एंगल को तुम मान ले छोटा ए बोल दोगे, बी वाले के अपोजिट एंगल को छोटा बी बोल दो, सी वाले के अपोजिट एंगल को छोटा सी बोल दो। तो साइन रूल बोलता है, ये हम लोग क्या लिख रहे हैं? साइन रूल। तो साइन रूल बोलता है कि ए डिवाइडेड बाय साइन ए इक्वल टू बी डिवाइडेड बाय साइन बी इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय साइन सी। तो ये कंडीशन है साइन रूल की, ये है साइन रूल। अब यही चीज़ से ये चीज़ आई है, यही चीज़ से ये चीज़ आई है। एग्जाम्पल के लिए देख लो, ए को यहाँ पे ए किसको बोल सकते हैं? ए को हम लोग ये वाला एंगल बोल सकते हैं, ए, है ना। ये वाले एंगल को बी बोलेंगे और ये वाले एंगल को सी बोलेंगे। अब ये हो गया, तो ये तो ट्रायंगल ही बन गया है ना, ये तो ट्रायंगल ही बन गया है। तो इसकी लेंथ ए हो गई, इसकी लेंथ बी हो गई, इसकी लेंथ सी हो गई, तो ये इसी तरह का ट्रायंगल बना है। तो मैं यहाँ पे बोल सकता ए डिवाइडेड बाय साइन ए इक्वल टू बी डिवाइडेड बाय साइन बी इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय साइन सी, है ना। बिल्कुल सही है, साइन रूल सही लगा लिया हम लोग ने। अब डायरेक्टली ये रूल क्यों नहीं पढ़ रहे, लैमिस थ्योरम क्यों पढ़ रहे?
इसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि हमको एंगल बिटवीन दो वेक्टर के बीच में एंगल पता होगा, दो वेक्टर के बीच में एंगल पता होगा या गिवन होगा। ये एंगल जो है बी को हम लोग कुछ एंगल नहीं बोल सकते, ऐसा कोई टर्म नहीं है कि बी को कुछ बोला जाएगा, है ना। तो इसलिए हम लोग ने ये यहाँ से ये चीज़ डिराइव की। अब वो कैसे डिराइव हुई, कुछ मत करो, ए के जगह पे ए कहाँ पे, ये इसको बोल दो 180 माइनस अल्फ़ा, है ना। बी को बोल दो 180 माइनस बीटा और सी को बोल दो 180 माइनस गैमा, ठीक है। साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है, तो वहाँ से ये चीज़ आ जाएगी, वहाँ से ये चीज़ आ जाएगी। तो ये है तुम्हारा लेमिस थ्योरम। अब इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं जो तुम्हें ही करना है। क्वेश्चन में दिया है कि ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है। क्वेश्चन में ऐसा गिवन है और बोला गया कि जो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो √2 टाइम्स बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ना। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ दी गई कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू नल वेक्टर। ये अगर कंडीशन नहीं दी गई तो हम लोग साइन रूल नहीं, ये लेमिस थ्योरम नहीं लगा सकते, ठीक है। तो ये कंडीशन दी गई कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू नल वेक्टर। क्वेश्चन अपना ये है, फाइंड एंगल बिटवीन, सबसे पहला ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है। दूसरा बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, तीसरा सी वेक्टर एंड ए वेक्टर, है ना। ये हमको निकालना है, ठीक है। अच्छा, ये जो है इसको एक और तरीके से बनाते हैं। ये जो ट्रायंगल बना है, ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू नल वेक्टर जो लिखा है, इसको थोड़ा बहुत इनिशियल पॉइंट अगर हम लोग तीनों वेक्टर के ज्वाइन करेंगे तो इस तरह से बनता है ना। ये फिगर इस तरह से बनता है। कुछ मत करो, ए वेक्टर को इधर आगे शिफ्ट कर दो, इसको कॉमन पॉइंट ले लो, इसको आगे शिफ्ट कर दिया तो ए वेक्टर इस तरह से बन गया। ए वेक्टर बना दिया मैंने। अब बी वेक्टर कहाँ है, बी वेक्टर इधर है, बना लो बी वेक्टर को। ये बी वेक्टर मैंने बना लिया। अब सी वेक्टर कैसा है, ऐसा, ठीक है। तो इसको ऐसा बना लो, ये हो गया तुम्हारा सी वेक्टर, हो गया। तीन वेक्टर बना लिए। अब ध्यान से देखो, अल्फ़ा कौन सा एंगल, अल्फ़ा एंगल है बी वेक्टर और सी वेक्टर के बीच में, तो ये एंगल को अल्फ़ा बोल देंगे। सिमिलरली इसको हम लोग गामा एंगल बोल देंगे, इसको हम लोग बीटा एंगल बोल देंगे। तो यहाँ से मैं बोल सकता कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 360 डिग्री, ये हो गया। तो अल्फ़ा बीटा गामा में एक रिलेशन मिल गया। और दूसरा रिलेशन तुम्हारे पास यहाँ से आएगा, ये जो गिवन है ना। तो जैसे जब मैग्नीट्यूड ये वाले साइन रूल जब लगाओगे ए और बी के लिए, तब तुम्हारे पास आ जाएगा साइन अल्फ़ा इक्वल टू साइन बीटा, है ना। साइन अल्फ़ा इक्वल टू साइन बीटा तुम्हारे पास आ जाएगा। और फिर सी वेक्टर और बी वेक्टर में भी रिलेशन दिया है, तो उससे तुम एक रिलेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। और तीसरा रिलेशन है तुम्हारे पास ये अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 180 डिग्री। इसमें पुट करो, अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू निकालो और कमेंट करके बताओ कि तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है, तो पता चले कि यार तुम्हें समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसको उतार लीजिए, हम लोग आगे चलते हैं, यूनिट वेक्टर्स पढ़ेंगे, है ना। चलिए, तो यूनिट वेक्टर पढ़ते हैं। यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट मतलब 1, यूनिट मतलब 1, ठीक है। तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी हो, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी हो लेकिन उसकी कोई स्पेसिफाइड डायरेक्शन हो, उसको हम लोग यूनिट वेक्टर बोलेंगे। तो उसको वैसे ही लिख लेते, द वेक्टर whose magnitude is unity and which has a specified direction is known as a यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर को हम लोग जैसे ए यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग कैप लगा देते, यहीं पे लिख लेते। जैसे एक यूनिट वेक्टर को ए यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है, तो मैंने वहाँ पे बोला था, जहाँ पे हम लोग ने सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन पढ़ा था, वहाँ पे बोला था हम लोग जो कैप वाला सिंबल है वो स्पेशली यूनिट वेक्टर्स के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से है। अब इसका मतलब क्या है, जैसे मान ले मेरे को फोर्स दिया गया 20 न्यूटन का,
फोर्स दिया गया 20 न्यूटन का। अब मैंने इस फोर्स के साथ कुछ कुछ किया, अपोजिट डायरेक्शन में कुछ फोर्स वगैरह लगाया होगा, तो कुछ कुछ किया तो देखा कि यार जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड जो है 128 टाइम हो गया, 128 टाइम हो गया। तो अभी जो मेरा फोर्स लग रहा होगा वो कितना लग रहा होगा, वो लग रहा होगा 1 न्यूटन का, है ना। कौन सी डायरेक्शन में लग रहा होगा, सेम डायरेक्शन में लग रहा होगा, है ना, सेम डायरेक्शन में लग रहा होगा। तो इस वेक्टर को इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर बोलेंगे, सिंपल। इस वेक्टर को इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर बोलेंगे। तो इस वेक्टर को अगर मैं फोर्स वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है, तो फोर्स वेक्टर इक्वल टू, अब इसका मैग्नीट्यूड कितना है 20, है ना, 20। तो मैग्नीट्यूड को हम लोग इस तरह से लिखते हैं, है ना। और ये यूनिट वेक्टर मुझे क्या बताता है, यूनिट वेक्टर मुझे फोर्स की डायरेक्शन बता रहा है, फोर्स की डायरेक्शन बता रहा है। तो मैंने यहाँ पे यूनिट वेक्टर लिख लिया, ठीक है, यूनिट वेक्टर लिख लिया। मतलब अगर मेरे को ये फोर्स निकालना होगा तो कुछ मत करो, यूनिट वेक्टर पकड़ो, इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दो। 20 मैग्नीट्यूड का वेक्टर फोर्स चाहिए मुझे, यूनिट वेक्टर पकड़ो, इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दो तो तुम्हारे पास फोर्स आ जाएगा। अब यूनिट वेक्टर की खासियत क्या होती, ये मुझे डायरेक्शन दे देता है, ये मुझे डायरेक्शन दे देता है। तो ये हम लोग ने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया। मतलब ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि ए वेक्टर जो है ए इंटू ए कैप है, या ए कैप जो है ए वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो यूनिट वेक्टर को इस तरह से डिफाइन किया जाता है, यूनिट वेक्टर लिखा जाता है वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ये समझ में आ गया, ठीक है, ये हमें समझ में आ गया। अब अभी तक जो हम लोग ने वेक्टर्स पढ़ा था, जैसे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, अगर तुमने ध्यान दिया होगा तो हम लोग ने वहाँ पे वेलोसिटी का डिफरेंस लिखा था, वी ए वेक्टर माइनस वी बी वेक्टर, है ना, वी सी वेक्टर माइनस वी डी वेक्टर, ऐसे कुछ कुछ लिखा था, ठीक है। और वहाँ पे हम लोग ने यहाँ पे बोल दिया था कुछ भी 10 मीटर पर सेकेंड या 10√2 या यहाँ पे 10 कुछ 20 आ रहा था, ऐसा कुछ कुछ लिख दिया था हम लोगों ने, है ना। एक्चुअली ये जो चीज़ हम लोग लिख रहे हैं वो गलत है, वहाँ पे तो चल गया, वहाँ पे क्योंकि हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब था, वहाँ पे हमको सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड से मतलब था। अगर वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है या कुछ वेक्टर इक्वल टू समथिंग लिख रहे हो, तो ये जो समथिंग है इसको वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी बताना चाहिए, साथ ही साथ उसकी डायरेक्शन भी बतानी चाहिए, ठीक है। तो ये तो तुमने मैग्नीट्यूड लिखा, लेकिन डायरेक्शन कौन बताएगा, तो उसके लिए एक अलग से क्वांटिटी अटैच करनी पड़ेगी, और वो जो अलग से क्वांटिटी है वही यूनिट वेक्टर है, वही तुम्हारा यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर का पर्पस हमको समझ में आ गया। अब क्या करते हैं, हमारे पास 3 स्टैंडर्ड डायरेक्शन होते हैं। एक होती है एक्स एक्सिस वाली डायरेक्शन, दूसरी होती है वाई एक्सिस वाली डायरेक्शन, तीसरी होती है जेड एक्सिस की डायरेक्शन। जेड एक्सिस मतलब इस प्लेन से बाहर आती हुई, ये ऐसे तिरछी नहीं, ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो हमको तीनों डायरेक्शन पता होनी चाहिए, है ना। तो हम लोग क्या करते, इनके इस डायरेक्शन को अगर हमको रिप्रेजेंट करना है तो इसके अलॉन्ग जो इस डायरेक्शन को अगर हमको रिप्रेजेंट करना है तो इसके अलॉन्ग हम लोग यूनिट वेक्टर लेते हैं आई कैप। ये स्टैंडर्ड है, ये हम लोग ने नहीं बनाया, ये पहले से स्टैंडर्ड चूज किया जाता है, हमको यही मानना पड़ेगा। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर अगर हमको लेना है तो उसको आई कैप बोलेंगे, वाई एक्सिस के अलॉन्ग अगर यूनिट वेक्टर लेना है तो जे कैप बोलेंगे, और के एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर लेना है, सॉरी जेड एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर लेना है तो उसको के कैप बोलेंगे, स्टैंडर्ड से। तो आई जे के जो है यूनिट वेक्टर से अलॉन्ग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली, ठीक है। चलो अब जैसे अब किसी ने बोल दिया कि जो अब ये एक्स एक्सिस हो गई, तो ये वाली एक्सिस कौन सी होती है, इसको निगेटिव एक्स एक्सिस बोला जाता है। ये एक्स एक्सिस अगर हो गई तो ये वाली जो एक्सिस है, मतलब ये जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस हो गई। अब नेगेटिव एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर माइनस आई कैप ले लेंगे, नेगेटिव एक्स एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर माइनस आई कैप ले लेंगे। अब मान ले मेरे को नीचे वाली डायरेक्शन के बारे में बात करना है, मेरे को पता है कि ऊपर वाली डायरेक्शन है जे कैप, तो नीचे वाली डायरेक्शन क्या हो जाएगी, माइनस जे कैप। मेरे को बाहर आने वाली डायरेक्शन पता है के कैप, अंदर वाली डायरेक्शन क्या हो जाएगी, माइनस के कैप। तो ये स्टैंडर्ड चूज किया जाता है। अब मान ले मेरे को एक ब्लॉक दे दिया 2 kg का, और इस पे इस डायरेक्शन में 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अब फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, तो फोर्स को वेक्टर जैसे रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो फोर्स को लिखा मैंने मैग्नीट्यूड, फोर्स का मैग्नीट्यूड इज 20, है ना। और ये कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, एक्स एक्सिस में जा रहा है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसके लिए मेरे को पता है कि इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर मुझे पता है जिसको मैं आई कैप बोलता हूँ, तो इसमें आई कैप लगा दूंगा। तो फोर्स इक्वल टू 20 आई कैप। ये वाला डिस्क्रिप्शन सही है, ये वाला डिस्क्रिप्शन गलत है ना, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा है हम लोग ने,
डायरेक्शन तो ली नहीं, और फोर्स मेरे को पता है, या कोई भी ये जो चीज़ लिखी है वेक्टर है, तो वेक्टर को वेक्टर जैसे रिप्रेजेंट करना चाहिए। उसके लिए हम लोग साथ में यहाँ पे मैग्नीट्यूड तो लिख ही लेते, साथ में हम लोग डायरेक्शन जोड़ देते, और डायरेक्शन मतलब यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए। फिर आगे चलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में। चलिए आगे चलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन मतलब होता है स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर, स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर। ठीक है, एक वेक्टर को हम लोग क्या, अभी तक हम लोग ने वेक्टर को ऐड करना सीखा है, वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना सीखा है। कभी कभी क्या होता है, कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए हम लोग एक वेक्टर को दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स में स्प्लिट करते हैं। ठीक है, जैसे मान ले मेरे को एक ए वेक्टर दे दिया। ठीक है, मैंने बोला चलो ए वेक्टर है, और मुझे थोड़ा बहुत ट्रायंगल लॉ भी पता है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक बी वेक्टर एज्यूम किया और यहाँ पे एक सी वेक्टर एज्यूम किया, है ना। क्या ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो एक वेक्टर को मैंने दो वेक्टर का सम लिख दिया, तो एक वेक्टर को मैंने दो वेक्टर में तोड़ दिया, दो डिफरेंट डायरेक्शन में। ठीक है, इसी तरह से मान लीजिए ए वेक्टर दिया गया। ठीक है, तो और यहाँ पे मैंने इस तरह से अभी सी वेक्टर ले लिया, इस तरह से डी वेक्टर ले लिया, और इस तरह से ई वेक्टर ले लिया। मुझे पॉलीगॉन लॉ भी आता है। ठीक है, तो पॉलीगॉन लॉ के अकॉर्डिंग क्या मैं ए वेक्टर को सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर लिख सकता, है ना। तो इस तरह से मैंने एक वेक्टर को तीन कंपोनेंट्स में तोड़ दिया। ठीक है, तो इनको हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर बोलते हैं। ये जो चीज़ लिखी है, इन दोनों को हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, अब ये करते क्यों है, ये करते इसलिए है क्योंकि इससे हमारे क्वेश्चंस जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, या क्वेश्चन को समझना इजी हो जाता है। ठीक है, अब इसमें दिक्कत ये है, जब अगर मैंने इनको इस ए वेक्टर को इन दो कंपोनेंट्स में तोड़ा, है ना। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर अगर ट्रायंगल लॉ ही लगाना है तो क्यों ना मैं एक वेक्टर ऐसा एज्यूम करूं और दूसरा वेक्टर ऐसा एज्यूम करूं। तो ई तक हो गया, एफ और जी, है ना। क्या मैं यहाँ पे ए वेक्टर इक्वल टू एफ वेक्टर प्लस जी वेक्टर लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे एफ वेक्टर और जी वेक्टर क्या है, इसके ए वेक्टर के कंपोनेंट्स है। तो ऐसे डिफरेंट नंबर ऑफ, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेज में एक वेक्टर को हम लोग दो डिफरेंट वेक्टर्स में स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है, ये है। और एक ही वेक्टर को इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेज में, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स में स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट एक बार बुक में तो ये डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन भी है कि एक वेक्टर को हम लोग कितने वेक्टर्स में स्प्लिट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, एक वेक्टर को दो वेक्टर में कितने नंबर ऑफ वेज में स्प्लिट कर सकते हैं। तो उसमें भी इनफाइनाइट आंसर है, दोनों में आंसर इनफाइनाइट है। ठीक है, चलो, लेकिन अब इस तरह से स्प्लिट करने में क्या होगा, जब दो वेक्टर को ऐड करने की बारी आएगी, मान ले हम लोग ने कुछ कैलकुलेशन किया और फिर हमको दो वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर को जोड़ना है, तो उसमें दिक्कत ये आएगी कि इनके बीच का एंगल ये मुझे तकलीफ देगा, है ना। अब एंगल तकलीफ ना दे, इसके लिए क्यों ना ऐसा सोचे कि इस एंगल को 90 डिग्री रख दे, सभी को बोले कि हम लोग तोड़ेंगे इसको, मतलब इसको इसी तरह से स्प्लिट करेंगे सच दैट बी वेक्टर और सी वेक्टर में एंगल 90 डिग्री हो। इससे क्या होगा, क्वेश्चन थोड़ा जल्दी सॉल्व होगा, इजीली सॉल्व होगा, है ना। तो उसको हम लोग बोलते हैं, अच्छा इसको उतार लो, आगे यहीं पे लिखते हैं। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। ऐसा लिखेंगे, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इनटू रेक्टेंगुलर मतलब परपेंडिकुलर कंपोनेंट, और रेक्टेंगल बनता भी है एक्चुअली, है ना। तो जैसे मेरे को ए वेक्टर दे दिया, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक्सिस बना ली, ये मेरी वाई एक्सिस हो गई और ये मेरी एक्स एक्सिस हो गई। ठीक है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, कोई दिक्कत नहीं है। मान ले इसके साथ ही एंगल जो है थीटा बना रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने बोला इसको दो कंपोनेंट में तोड़ना है और दोनों परपेंडिकुलर भी होनी चाहिए। तो क्यों ना एक
वेक्टर मैं इस तरह से लूँ जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, और एक वेक्टर ऐसा लूँ जो वाई एक्सिस के पैरेलल हो। ठीक है, ये मैंने ट्रायंगल लॉ यूज़ किया। आप कुछ बच्चे बोलेंगे सर पैरेललोग्राम लॉ यूज़ करके बताओ, तो पैरेललोग्राम लॉ में क्या करेंगे, एक ही पॉइंट से हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पे बी वेक्टर जो है, मतलब ये वाला जो वेक्टर है वो यहाँ पे बनाऊंगा मैं। अब ये क्योंकि एक्स के अलॉन्ग है तो इसको ए एक्स वैक्टर बोलेंगे, ये वाई के अलॉन्ग है वाई डायरेक्शन में तो इसके ए वाई वैक्टर बोलेंगे। ठीक है, अब तुम जब इसको पैरेललोग्राम को कंप्लीट करोगे तो रेक्टेंगल बन रहा है, इसलिए इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बोला जाता है। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता ए वेक्टर जो है वो ए एक्स वेक्टर और ए वाई वेक्टर का सम है। ए वेक्टर इक्वल टू ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर, ये लिख सकता क्योंकि ए एक्स और ए वाई क्या है, ए वेक्टर के ही कंपोनेंट है। मान ले अगर मेरे को ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, क्या मैं निकाल सकता, निकाल के देखो तो क्या आएगा। अच्छा, इसको थोड़ा सा अच्छा शॉर्ट में लिखते, पता ही है हमको मॉड लगाना मतलब मैग्नीट्यूड लिखना, तो उसको ऐसा लिख सकते ए इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस 2 ax ay इंटू कॉस थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन ए एक्स एंड ए वाई, और ए एक्स और ए वाई में एंगल कितना है 90 डिग्री है, तो ये टर्म 0 आ जाएगा, ये टर्म 0 आएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या, सिंपल ए इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो ये सिंपल हो गया है ना, थीटा वीटा कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है ना, थीटा हम लोग लिया ही इस तरह से कि वो टर्म ही कैंसिल हो जाए। आगे चलते, अब मेरे को किसी ने पूछ लिया तो ये एक रिप्रेजेंटेशन हो गया। और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, मुझे पता है कि इसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर आई कैप लेते हैं, इसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर जे कैप लेते हैं, तो मैं ए वेक्टर को ऐसा भी तो लिख सकता, ए एक्स इसकी लेंथ को बताएगा, डायरेक्शन इस डायरेक्शन का नाम है आई कैप, तो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, एक और रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, एक और तरह से इसको कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले अगर जैसे हम लोग वेक्टर जब निकालते हैं तो उसका सबसे मैग्नीट्यूड भी निकालते हैं, उसका डायरेक्शन भी निकालते हैं। अब मेरे को किसी ने पूछ लिया कि अगर बताओ ये थीटा अगर हमको निकालना है तो क्या करें, तो मैंने tan अल्फ़ा वाला फॉर्मूला लगा लिया, यहाँ पे थीटा अल्फ़ा की जगह थीटा है। ठीक है, तो tan अल्फ़ा वाला साइन फॉर्मूला लगा लिया, तो tan अल्फ़ा क्या होता है b साइन थीटा अपॉन a प्लस b कॉस थीटा, तो b मतलब ए वाई साइन थीटा साइन 90 इज 1 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू a इज ए एक्स प्लस b cos थीटा cos 90 0, तो यहाँ पे बचेगा सिंपल tan थीटा इक्वल टू 0। तो अगर मेरे को थीटा वीटा भी निकालना हो तो मैं सीधा लिख सकता थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ ए वाई डिवाइडेड बाई ए एक्स। ये सिंपल, ये ट्रिग्नोमेट्री लगा के भी तुम कर सकते थे, वो जल्दी आ जाएगा। ये फॉर्मूला याद रखने से अच्छा अगर राइट एंगल ट्रायंगल तुम्हें दिख जाता है तो सीधा ट्रिग्नोमेट्री लगा दो, है ना। तो तुमने ये कर लिया, फिर उसके बाद एक और चीज़, क्या ए एक्स को ए के टर्म में लिख सकते हो। अब ये क्या बताएगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताएगा, तो मैंने थोड़ा बहुत कॉस थीटा यूज़ किया, तो कॉस थीटा के अकॉर्डिंग ए एक्स बाई ए इक्वल टू कॉस थीटा आ गया, तो ए एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा आ गया। अब मैंने साइन थीटा अगर लगाया तो तुमको नहीं लगता ए वाई इक्वल टू ए साइन थीटा आ जाएगा, ए वाई इक्वल टू ए साइन थीटा आ जाएगा। चलो अब इसमें पुट कर दो, कहाँ गया हमारा, हाँ इसमें पुट कर दो, तो ए वेक्टर हम लोग लिख सकते ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप। ठीक है, तो यहाँ पे ए को कॉमन ले लो, तो कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। ठीक है, अब इस वेक्टर का रिजल्टेंट कितना आएगा, इस वेक्टर का रिजल्टेंट या इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज 1। तो इसका ये यूनिट वेक्टर हो गया, है ना, ये तुम्हारा यूनिट वेक्टर हो गया। तो ए को तुमने लिख दिया ए इंटू ए कैप के फॉर्म में। ठीक है, तो ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग, ये जो ए है वो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बता रहा है, और ये चीज़ क्या बताएगी, फिर डायरेक्शन बताएगी, है ना। इस तरह से हम लोग इसको रिजॉल्व कर सकते है ना। अब ये जो हम लोग ने रिजॉल्व एक वेक्टर को दो वेक्टर में रिजॉल्व किया है, ये बेसिकली एक प्लेन में रिजॉल्व किया है, एक प्लेन में हम लोग ने रिजॉल्व किया है। ठीक है, एक प्लेन में रिजॉल्व किया है, तो एक प्लेन में हम लोग अगर ऐसा किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया कि एक वेक्टर को उसी के प्लेन में कितने नंबर ऑफ वेज में या कितने नंबर ऑफ वेक्टर्स में रिजॉल्व कर कितने, अच्छा मैं क्या पूछ रहा था, हाँ,
तो एक वेक्टर को है ना एक प्लेन में कितने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं? तो आंसर आएगा 2, है ना, आंसर आएगा 2, ये ध्यान रखना है। अब वेक्टर को हम लोग 3D में भी रिजॉल्व कर सकते हैं, वेक्टर को हम लोग 3D में भी रिजॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, उसके लिए थोड़ा सा ऐसा देख लो। अब मान ले इस एंगल को, अच्छा ले ही लेते हैं, हाँ इस एंगल को थीटा ले लिया था, इस एंगल को मैं अगर अल्फा बोल दूँ और इस एंगल को बीटा बोल दूँ, तो अल्फा इज एंगल मेड बाय ए वेक्टर विथ एक्स एक्सिस और बीटा जो है एंगल मेड बाय ए वेक्टर विथ वाई एक्सिस, ये हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो मैं ऐसा बोल सकता कि जो ए एक्स है वो ए कॉस अल्फा है और ए वाई जो है वो ए साइन अल्फा है। ठीक है, तो ए वेक्टर को एक अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते, ए वेक्टर इक्वल टू लिखा मैंने साइन अल्फा नहीं साइन बीटा ना, अरे अच्छा इसको तो वही लिख दिया अपन ने, हाँ कॉस इसके इसमें टर्म में लिखते ए कॉस ऑफ बीटा, तो ए वेक्टर को लिखा मैंने ए कॉस अल्फा आई कैप प्लस ए साइन ए कॉस बीटा जे कैप। ठीक है, तो ये एक और तरह का रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब इसी से एक और चीज़ आएगी, अगर हमको एक वेक्टर को एक प्लेन में तोड़ना है, 3D में तोड़ना है, ठीक है, तो उसको कितने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में हम लोग तोड़ सकते हैं? तो उसको बेसिकली हम लोग 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हैं। तो वो ये लिख लीजिए, हम लोग फिर उस पर चलते। तो चलिए, तो एक वेक्टर को अगर हमको 3D में तोड़ना है, 3D में तोड़ना है तो किस तरह से तोड़ेंगे? तो मैंने एक वेक्टर कंसिडर किया, ये ए वेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे एक मैंने क्यूबॉइड बना लिया, यहाँ पे मैंने क्यूबॉइड बना लिया। ठीक है, अब जैसे हमारा एक अगर प्लेनर वेक्टर होता था, हम लोग प्लेनर वेक्टर लेते थे, तो इसको एक कंपोनेंट ऐसा और दूसरा कंपोनेंट ऐसा, इन दोनों कंपोनेंट्स में इसको तोड़ देते थे, है ना। लेकिन अगर 3D में वेक्टर है तो इसको हम लोग 3 वेक्टर्स में हमको तोड़ना पड़ेगा और 3 वेक्टर जो है म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो सबसे पहला वेक्टर आएगा, जैसे यहाँ पे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, तो ये पहला वेक्टर आएगा सबसे पहले, इसको हम लोग बोलेंगे ए एक्स वेक्टर, इसको ए एक्स वेक्टर। और हम लोग को डायरेक्शन का नाम तो पता ही है, तो इसको ए एक्स लिख लेते हैं इस लेंथ को, और वेक्टर अगर लगाना होगा तो आई कैप लगा देंगे। ठीक है, डायरेक्शन लगाना होगा तो आई कैप लगा देंगे। ठीक है, इस वेक्टर को है ना, इसी का इसको y में अगर तोड़ेंगे तो y कंपोनेंट इसका होगा, इसको हम लोग बोलेंगे ए वाई, और z कंपोनेंट ये होगा तो इसको हम लोग ए जेड बोलेंगे। ठीक है, तो क्यूबॉइड की जो लेंथ हो गई वो हो गई ए एक्स, ब्रेड जो थी वो ए जेड हो गई। ठीक है, और जो हाइट थी वो ए वाई होगी। ठीक है, अब कुछ एंगल ले लेते, जैसे यहाँ पे मैंने एक एंगल लेके बता दी अल्फा, ये बीटा। तो अलग अलग जब दो ही एक्सिस होते तो एक एंगल को हम लोग अल्फा ले सकते, दूसरे को 90 माइनस अल्फा ले सकते, तो कोई दिक्कत नहीं होती, या सिंपल एक ही एंगल लेके हम लोग सॉल्व कर सकते। ठीक है, लेकिन अगर 3 एक्सिस है तो हमको सबके साथ अलग अलग एंगल लेना पड़ेगा। तो मान ले मैंने एक्स एक्सिस के साथ एंगल लिया अल्फा, वाई एक्सिस के साथ एंगल लिया मैंने बीटा, और जेड एक्सिस के साथ ये जो एंगल है इसको लिया गामा, इसको लिया गामा। ठीक है, तो क्या मैं कॉस अल्फा की वैल्यू इससे लिख सकता? देखो ध्यान से, ये वेक्टर ऐसा है तो ए एक्स कौन सी लेंथ है ये, ठीक है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइन कर दो, इस पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइन कर दो। ये एंगल है ना, ये प्लेन में है, प्लेन में है तो ये एंगल 90 ही होगा। ये भले इसमें दिख नहीं रहा है, लेकिन 3D में इमेजिन करो, ये पार्ट ये वाला फेस जो है वो आगे है, तो इस पॉइंट से मैंने इस पॉइंट तक, है ना, इस पॉइंट तक लाइन ज्वाइन की। ठीक है, तो ये वाला ट्रायंगल बोल रहा हूँ, ये ऐसा ऐसा और ये ऐसा। ठीक है, तो ये जो एंगल है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है। तो क्या मैं कॉस अल्फा इक्वल टू लिख सकता, कॉस अल्फा इक्वल टू लिख सकता एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, एडजेसेंट इज ए एक्स डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस मतलब ए। ठीक है, चलो, और हाँ, क्या कॉस बीटा भी लिख सकता मैं? कॉस बीटा इसी से हम लोग लिख सकते, ये आएगा ए वाई डिवाइडेड बाई ए, और कॉस गामा जो आएगा, कॉस गामा इक्वल टू हम लोग बोलेंगे ए जेड डिवाइडेड बाई ए। ठीक है, अब ये जो कॉस अल्फा है, कॉस बीटा है और कॉस गामा है, ये बेसिकली मेरे को डायरेक्शन बताते हैं। तो इसको हम लोग, है ना, इसको हम लोग डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं, इसको हम लोग डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं। इसको एल बोलते हैं, इसको एम बोलते हैं और इसको एन बोलते हैं। ठीक है, तो अल्फा ए एल एम एन जो है इसको हम लोग
डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं, कोसाइंस हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ए वेक्टर को मैंने 3 वेक्टर में तोड़ा, कौन से ए एक्स वेक्टर, ए वाई वेक्टर और ए जेड वेक्टर। तो क्या मैं ए वेक्टर को ऐसा लिख सकता, ए वेक्टर इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, बोल सकता है, ठीक है। अब मुझे अगर रिजल्टेंट निकालना है, मतलब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, अगर मुझे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है। तो मैंने बोला ऐसा करते, सबसे पहले इन दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल लेते, मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट निकाले, तो उनका रिजल्टेंट इस तरह से आएगा, इस तरह से, है ना, ये प्लेन में ऐसा, ठीक है। और इस प्लेन में फिर अगर ऊपर चलूँगा, है ना, ये क्यूबॉइड है मान ले, है ना, ऐसा क्यूबॉइड है, ठीक है। तो यहाँ से ये वाले वेक्टर की लेंथ निकालनी है, तो मैंने नीचे वाला फेस देखा, तो ये अगर ए जेड है, ये ए एक्स है, तो तुमको नहीं लगता, और ये रेक्टेंगल है नीचे वाला, तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर, ये लेंथ कितनी हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ठीक है, ये आ गए। अब ये वाला ट्राइंगल देखो, ये वाला ट्राइंगल, ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ है ए जेड सॉरी ए वाई के बराबर, अरे ये ए वाई नहीं आएगा, हाँ, ये ए एक्स प्लस ए जेड, सॉरी ए जेड का स्क्वायर, ए एक्स प्लस ए जेड का स्क्वायर, ये ए एक्स है और ये ए जेड है, तो ये कितना आएगा, ए एक्स अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ठीक है। अब ये वाला ट्राइंगल देखो, ये वाला, ठीक है, तो ये वाली लेंथ तो है ए वाई, क्यूबॉइड है ये, ठीक है, तो ये लेंथ और ये लेंथ सेम होगी, तो ये हो गई ए वाई, ये ए वाई है और ये लेंथ है अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, तो और ये राइट एंगल ट्राइंगल भी है, ये राइट एंगल ट्राइंगल भी है, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ ऐसा आएगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर सॉरी ए जेड स्क्वायर इसका स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ये आएगा। अब ये मिलके क्या बनेगा मेरे पास, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा मेरे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ठीक है, और यही है हमारा ए। अब क्या करो, इसमें ये जो डायरेक्शन कोसाइंस हम लोग ने लिखी है, इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है, अगर तुम एन का स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर जब करोगे तो वो 1 आएगा, है ना, ये 1 आएगा, ठीक है, करके देख लेना, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये आ जाएगा, डिवाइडेड बाय यही, है ना, इसी का मतलब इसी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय इसी का स्क्वायर करोगे तो ऊपर और नीचे कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 1, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी है इंपॉर्टेंट वाली। तो इस तरह से हम लोग एक वेक्टर को 3D में रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसको उतार लीजिए, आगे बढ़ते हैं, फिर क्वेश्चंस कर लेते हैं कंपोनेंट फॉर्म में। तो हमने क्वेश्चन दे दिया कि एक फोर्स है, इस डायरेक्शन में लग रहा है, ऐसा है, वर्ड्स में लिख लेते, अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन is acting 37 degree north of east, 37 degree north of east. Find या express force in वेक्टर फॉर्म में फोर्स को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो करते हैं इसको, पॉज कीजिए स्क्रीन को और ट्राई कीजिए, ठीक है। चलिए, तो आप लोग ने कर लिया होगा। तो फोर्स जो है 20 न्यूटन का इस डायरेक्शन में लग रहा है ना, और ये डायरेक्शन कैसे पता चला मुझे पता है कि ये डायरेक्शन होती है नॉर्थ, ये होती है साउथ, ये होती है ईस्ट और ये होती है वेस्ट। क्वेश्चन में क्या बोला, 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, तो ईस्ट के 37 डिग्री नॉर्थ पे, मतलब ये डायरेक्शन हो गई। यहाँ से मुझे पता चला, तो ये एंगल 37 डिग्री दिया है। अब क्या करो तुम, इसको एक्स एक्सिस मान लो, इसको वाई एक्सिस मान लो, ठीक है। तो फोर्स के तुम कंपोनेंट तुमको निकालने पड़ेंगे।
ठीक है, तो कुछ नहीं, इसको एक्स एक्सिस ले लिया, इसको वाई एक्सिस ले लिया। अब रेक्टेंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ यूज़ करो या ट्रायंगल लॉ यूज़ करो, जैसे तुम्हारी इच्छा है। तो मैंने रेक्टेंगल कंप्लीट किया, पैरेललोग्राम अभी रेक्टेंगल आ जाएगा क्योंकि ये एंगल जो है वो 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इस कंपोनेंट को कुछ बोलो एफ एक्स, इस कंपोनेंट को कुछ बोलो एफ वाई। तो एफ एक्स और एफ वाई फोर्स के कंपोनेंट है, ठीक है। तो एफ एक्स होगा कितना, एफ एक्स डिवाइडेड बाय एफ, इसका मैग्नीट्यूड, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय फोर्स का मैग्नीट्यूड शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कॉस थीटा होना चाहिए, कॉस 37 होना चाहिए। सिमिलरली एफ वाई डिवाइडेड बाय एफ शुड बी इक्वल टू साइन 37, कॉस 37 की वैल्यू होती है 4/5, साइन 37 की वैल्यू होती है 3/5। एफ की वैल्यू तुम्हें पता है, फोर्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड तुम्हें पता है, मल्टीप्लाई कर दो तो एफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी 20 × 4/5 मतलब 16 न्यूटन, और एफ वाई की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास, एफ वाई की वैल्यू 20 × 3/5 दैट इज़ 12 न्यूटन, ठीक है। तो फोर्स इन वेक्टर फॉर्म हुआ, फोर्स इन वेक्टर फॉर्म हुआ एफ एक्स आई कैप, एफ एक्स की डायरेक्शन आई कैप की अलॉन्ग है, मतलब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, इसलिए एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप। तो तुम्हारा फोर्स इन वेक्टर फॉर्म हो गया 16 आई कैप प्लस 12 जे कैप। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना था। अब इसी में ऐसे पूछ सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन अगर पूछना होगा तो बोलेगा कि फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बताओ, फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट बताओ, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मतलब ईस्ट के अलोंग कंपोनेंट बता दो, नॉर्थ के अलोंग कंपोनेंट बता दो, इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ईस्ट के अलोंग कंपोनेंट है 16 न्यूटन, नॉर्थ के अलोंग कंपोनेंट है 12 न्यूटन, ठीक है। तो इस तरह से इसको करना था। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, इसको उतार लीजिए। अपने को बोला गया एक पार्टिकल है जो एक कांस्टेंट वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है ना, और ये हॉरिजॉन्टल के साथ 53 डिग्री एंगल बना रहा है, हॉरिजॉन्टल के साथ 53 डिग्री एंगल बना रहा है। और बोला गया कि यहाँ पे इसके कुछ आगे दूरी पे, मान ले कितना दूरी पे, 100 मीटर दूरी पे, 100 मीटर दूरी पे एक वॉल है ना, वर्टिकल वॉल है। ये क्या है, वॉल। इसकी लेंथ कितनी है, बहुत लंबी है, ठीक है, बहुत लंबी है। तो जब ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा तो ये वर्टिकल वॉल्स के साथ टकराएगा, है ना। तो अपने को यही पूछा गया, फाइंड द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कोलाइड या टू हिट द वॉल, टू हिट द वॉल। ये क्वेश्चन है, इसको ट्राई कीजिए और ये उतार लीजिए। तब तक स्क्रीन पॉज करके ट्राई कीजिए, फिर मैं बताता हूँ कैसे करना है। तो चलिए ट्राई करते हैं इसको। क्या है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ये पार्टिकल जो है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से या वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है। तो ये एंगल अपने को 53 डिग्री दिया है, ये एंगल अपने को 53 डिग्री दिया है। तो क्या करो, वेलोसिटी के कंपोनेंट निकाल लो। तो ये कंपोनेंट आएगा 10 cos 53 और ये कंपोनेंट आएगा 10 sin 53। अब बार बार ये रेक्टेंगल नहीं बनाएंगे हम, है ना, थोड़ा दिमाग लगेंगे, ठीक है। इसको या राइट एंगल ट्रायंगल बना दो, अगर तुम्हें डाउट आता है कभी तो राइट एंगल ट्रायंगल बना दो। एक ये कंपोनेंट हो गया, दूसरा ये कंपोनेंट हो गया, इस एंगल को थीटा बोल दो। ये ए होगा कुछ ना कुछ, ये ए एक्स होगा और ये ए वाई होगा, फिर कॉस थीटा साइन थीटा लगाना पड़ता है, ठीक है। तो ये याद ही हो जाएगा, बार बार जब ये करोगे तो ये वाला कंपोनेंट हमेशा कॉस वाला होगा, ठीक है। चलो, तो ये हो गया। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आएगी यहाँ पे 10 cos 53 की वैल्यू होती है 3/5। तो इसकी इस डायरेक्शन में स्पीड आई 6 मीटर पर सेकेंड और ऊपर की डायरेक्शन में स्पीड आई, ये वैल्यू होती है 4/5 मतलब 8 मीटर पर सेकेंड। तो पार्टिकल जो है हमारा इस डायरेक्शन में 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आगे बढ़ रहा है और ऊपर की डायरेक्शन में 8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसको वर्टिकल वॉल से टकराना है। तो वर्टिकल वॉल से टकराने के लिए ये हॉरिजॉन्टल स्पीड ही काम करेगी, ठीक है।
हॉरिजॉन्टल स्पीड ही जो है वो वर्टिकल वॉल की तरफ इसको लेके जा रही है। ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को कितना ट्रैवल करना है, 100 मीटर ट्रैवल करना है। तो और इसकी स्पीड है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 6 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम आएगा 100 डिवाइडेड बाय 6 मतलब 50 डिवाइडेड बाय 3 मतलब 16.66 सेकेंड्स। ठीक है, तो इस तरह से करना था, इतना टाइम लगेगा उसको वर्टिकल वॉल के साथ टक्कर मारने में। ठीक है, इसको उतार लीजिए, फिर एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। एक और नहीं, एक्चुअली 2 और करेंगे, 2 या 3 मैक्सिमम। आगे ये अभी यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट ख़त्म नहीं होता है। ठीक है, यहाँ से तो शुरू हुआ है ये कॉन्सेप्ट, यहाँ से तो ये कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है, ये आगे भी यूज़ होगा, बहुत जगह पे यूज़ होगा। तो ये कॉन्सेप्ट अपने को बहुत अच्छे से याद रखना पड़ता है। चलिए, तो अपने को इस तरह से दे दिया, अपने को बोला कि एक वेज है। वेज मतलब समझते हो, इंक्लाइन प्लेन। ये एक इंक्लाइन प्लेन है और अपने को बोला कि ये एंगल मान ले हाँ कितना ले, 45 डिग्री ले लेते हैं। 45 डिग्री एंगल पे इंक्लाइंड है, ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का 45 डिग्री। यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका वेट, जिसका मास है मान ले 10 kg। 10 kg मास का ब्लॉक यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसा है, व्हाट इज द फोर्स, व्हाट इज द फोर्स exerted by block on wedge। वेज पे ब्लॉक कितना फोर्स लगा रहा है वो हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, ट्राई कीजिए, सोचिए क्या करेंगे। तो ये क्वेश्चन है, इसमें 10 kg का ब्लॉक है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको 10 kg वाले पे फोर्स कौन सा लग रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, और वो कितना लगेगा 10 इंटू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज 100 न्यूटन। तो 100 न्यूटन का फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है। अच्छा, पहले होगा क्या, सोचो, ये जो ब्लॉक है इसको अगर यहाँ पे रखोगे, और मान लो फ्रिक्शन वगैरह के बारे में अगर बोला नहीं गया तो वो फ्रिक्शन हम लोग 0 कंसीडर करते हैं, तो फ्रिक्शन लेस सरफेस है, कोई दिक्कत नहीं है हमको। ठीक है, तो ऐसा है। तो हाँ, तो ये 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और जो ब्लॉक है हमको समझ में आएगा कि ये इधर ही स्लाइड होगा, इधर ही स्लाइड होगा। और ये जो ब्लॉक है इस पे फोर्स कैसे लगाएगा, वेज पे फोर्स जो है इस तरह से लगाएगा, है ना, इस तरह से इसको दबाएगा। अच्छा ठीक है, तो अभी हम लोग नॉर्मली कोऑर्डिनेट एक्सिस कैसे लेते हैं, ऐसे, लेकिन ये कोई फिक्स नहीं है। हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस चूज़ करना, कोऑर्डिनेट एक्सिस चूज़ करना हमारे हाथ में होता है, और में जैसे रिक्वायरमेंट होती है उस तरह से हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस चूज़ करते हैं। इसको टिल्ट कर सकते हैं, इसको शिफ्ट कर सकते हैं हमारे अकॉर्डिंग, हमारे कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस अभी यहाँ पे इस तरह से चूज़ की, इस तरह से मैंने यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस चूज़ की, क्योंकि जो कुछ हो रहा है या तो इसके इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर हो रहा है या इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल हो रहा है। इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल मोशन हो रहा है, इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर ये जो ब्लॉक है इस पर फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो चलिए, अगर ऐसा हो गया, ये मुझे समझ में आ गया, तो फिर मेरे को 100 न्यूटन को स्प्लिट करना है। ठीक है, तो ये एंगल अगर 45 है तो ये भी एंगल 45 हुआ, तो ये भी एंगल 45 डिग्री हुआ, तो इसका कंपोनेंट हुआ इस डायरेक्शन में 100 इंटू कॉस 45 डिग्री। हो गया सिंपल। तो फोर्स एग्जर्टेड बाय, तो आंसर क्या होगा, फोर्स एग्जर्टेड बाय ब्लॉक ऑन वेज इक्वल टू 100 इंटू कॉस 45, मतलब कॉस 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, तो 100 इंटू 1/√2 मतलब 50√2, है ना। √2 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो तो 100 डिवाइडेड बाई 2, 100 डिवाइडेड बाई 2 √2 आ जाएगा, तो यहाँ पे अपने पास 50√2 न्यूटन आएगा। तो जो दूसरा कंपोनेंट है फोर्स का, उसने क्या किया, तो वो फोर्स का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में लग रहा है, वो कितना होगा 100 sin 45, 100 sin 45। तो ये फोर्स ने क्या किया, ये फोर्स ने इसको नीचे की तरफ एक्सेलरेट कराया, इस फोर्स ने इसको नीचे की तरफ एक्सेलरेट कराया। ठीक है, तो ये हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिया। चलिए उसको उतार लीजिए और ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए। इसमें अपने को दिया है कि एक ब्लॉक है ए ब्लॉक, इस पे 3 फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। एक है F1 फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन, F2 फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड है 20√2 न्यूटन, F3 फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन, है ना।
और ये एंगल अपने को दे दिया, ये एंगल है 53 डिग्री, ये एंगल है 45 डिग्री और ये एंगल 37 डिग्री दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसा है, फाइंड द नेट फोर्स एक्टिंग, फाइंड द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। ब्लॉक का नाम है ए, ब्लॉक ए। ठीक है, इसको ट्राई कीजिए, अभी इसको ट्राई करके बताइए क्या आएगा आंसर। कैसे करेंगे? सबसे पहले फोर्सेस को स्प्लिट कर लो, मतलब फोर्सेस को रिजॉल्व कर लो। अब कौन सी एक्सिस के अबाउट करेंगे? इसको ये एक्सिस के अबाउट करना है, क्योंकि ये इसको वाई एक्सिस बोल देना और इसको एक्स एक्सिस बोल देना, और सारे फोर्सेस को इसी के अलोंग रिजॉल्व कर लेना। सबसे पहला फोर्स है 10 न्यूटन का। 10 न्यूटन का फोर्स कितने एंगल पे लग रहा है? 53 डिग्री एंगल पे लग रहा है। तो ये एंगल होगा, ये कंपोनेंट होगा 10 cos 53 और ये कंपोनेंट होगा इसका 10 sin 53। ठीक है, तो ये कंपोनेंट आएगा हमारे पास, ये कंपोनेंट आएगा हमारे पास 10 का, ये कंपोनेंट हो गया हमारे पास, इसकी वैल्यू यहीं पे लिख लेते हैं। cos 53 की वैल्यू 3/5, मतलब ये हो गया 6 और ये हो गया 8। ठीक है, ये याद हो गया हमको। चलो, अब दूसरा कंपोनेंट, दूसरा फोर्स लग रहा है 20√2, इसका कंपोनेंट निकालेंगे। अब इसके कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएंगे, है ना। ये एंगल अगर दिया है तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा 45, मतलब 20 या 20√2 cos 45, तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 20। चलो, इस तरह इसको भी रिजॉल्व कर लिया। अब बच्चा लास्ट वाला, लास्ट वाला कितना है? ठीक है, लास्ट वाले के कंपोनेंट एक इधर आएगा, दूसरा इधर आएगा। ठीक है, तो ये कंपोनेंट हम लोगों ने लिखा, ये कितना हो जाएगा? 10 cos 37, है ना। 10 cos 37 मतलब ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 6। अब मिला लो, सारे फोर्सेस को मिला लो। इधर वाले फोर्सेस देख लो, इधर वाले हॉरिजॉन्टल वाले फोर्सेस कितने हैं? इस डायरेक्शन में लग रहा है तुम्हारा 6 प्लस ये वाला 6 और ये वाला 6, 12, और इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है इसका 20। अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है इसका ये 20 प्लस ये 8, है ना। डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है 8, तो 8 ने इसको मार दिया। ठीक है, और 20 में से 12 कट गए, कितना बचा? 8। तो इस डायरेक्शन में हमारे पास बचा 8, और सॉरी इस डायरेक्शन नहीं, अपोजिट डायरेक्शन। तो इस डायरेक्शन में बचा हमारे पास 8 और इस डायरेक्शन में हमारे पास बचा कितना? 20। ठीक है, तो फोर्स अगर मेरे को वेक्टर फॉर्म में लिखना है, फोर्स अगर मेरे को वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो ये हो गया, ये डायरेक्शन को हम लोग बोलते हैं जे कैप, इसको हम लोग बोलते हैं माइनस आई कैप। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखें -8 आई कैप प्लस 20 जे कैप। ठीक है, अब किसी ने बोला कि तो फोर्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल के बताओ, तो बहुत सिंपल, इसको क्या करेंगे, इस तरह से लिख लेंगे। ये हो जाएगा 8 स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? 8 का स्क्वायर 64 प्लस यहाँ पे 20 का स्क्वायर इज 400, तो यहाँ पे हो जाएगा √464। इसके आगे की कहानी तुम्हें आती होगी, 9-10 में पढ़ा होगा किस तरह से स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो इस तरह से हमको इसको सॉल्व करना है। इसको उतार लीजिए, एक और कर लेते हैं। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है। मान ले अपने को यहाँ पे एक ब्लॉक दे दिया, ए ब्लॉक, इसका नाम भी ए है। इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है कितना ले? 50 न्यूटन लग रहा है मान ले। ठीक है, और ये एंगल दे दिया अपने को 53 डिग्री। अब यही एंगल हम लोग क्यों लेते हैं? क्योंकि यही वाला एंगल बहुत बार यूज़ होगा, है ना, इसलिए। तो इस डायरेक्शन में इस पर फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में भी इस पर 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 50 न्यूटन का फोर्स, और ये एंगल भी अपने को दे दिया 53 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि व्हाट फोर्स मस्ट बी अप्लाइड on the block to keep it in equilibrium। इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम वो कंडीशन होती है जहाँ पे नेट फोर्स 0 हो। ठीक है, तो मेरे को बोला गया कि इस ब्लॉक पे कितना फोर्स लगाओ। फोर्स बोला है तो डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। फोर्स वेक्टर के बारे में पूछा है, कितना फोर्स में लगाओ सो दैट ब्लॉक जो हो वो रेस्ट पे हो। ठीक है, ट्राई कीजिए इसको। चलिए ट्राई करते हैं। सबसे पहले इसको इसके कंपोनेंट निकालते हैं। तो ये है 50 इस डायरेक्शन में, तो इसका ये कंपोनेंट हो गया 50 cos 53 और वर्टिकल कंपोनेंट हो गया 50 sin
53, ठीक है। इसी तरह से इसका कंपोनेंट निकाल दे तो इसका अब वर्टिकल डायरेक्शन में और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या क्या आएगा, ये हो गया 50 cos 53 और ये हो जाएगा 50 sin 53, ठीक है। 50 cos 53 की वैल्यू कितनी होगी, 50 इंटू साइन 50 इंटू cos 53 इज 3/5, यहाँ पे आ जाएगा कितना 30 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा 40, यहाँ पे आ जाएगा 40, यहाँ पे कितना आएगा, फिर यहाँ पे भी 40 आएगा और यहाँ पे आ जाएगा 30, ठीक है। तो इस पर जो नेट फोर्स लग रहा था, अगर मैंने तीसरा फोर्स नहीं लगाया तो पहले देखूँ तो इन पे फोर्सेस कितना लग रहा है, ठीक है। तो इसने इसको मार दिया, ये और ये अपोजिट डायरेक्शन में, तो इस 30 ने इस 30 को मार दिया तो बचा अपने पास ये और ये ऐड हो गए, तो ऊपर की डायरेक्शन में कितना आया, 80 न्यूटन का फोर्स आया। अगर मेरे को इसको इक्विलिब्रियम में रखना है तो मुझे फोर्स इस डायरेक्शन में लगाना चाहिए, इस डायरेक्शन में लगाना चाहिए, और कितने मैग्नीट्यूड का लगाना चाहिए, 80 न्यूटन का लगाना चाहिए। तो अप्लाई जो रिक्वायर्ड फोर्स है वो कितना आएगा, 80 माइनस जे के या माइनस 80 जे के, है ना। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना था, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसको उतार लीजिए। अब जब हम लोग ने एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ा था, है ना, तो दो वेक्टर को ऐड करने के लिए या सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमको दोनों के बीच का एंगल चाहिए होता है, दोनों के बीच का एंगल चाहिए होता है। लेकिन अगर कंपोनेंट फॉर्म में दिया हुआ है ना, अगर कंपोनेंट फॉर्म में दिया हुआ है तो उसका ऐड करना सब्ट्रैक्ट करना बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाता है, जो हम लोग ने अभी यूज़ भी किया है, ठीक है। तो लिखते हैं सिंपल सी हेडिंग, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इन कंपोनेंट फॉर्म, ठीक है। अब मुझे मान ले दो वेक्टर दिए हुए, एक वेक्टर दिया है ए वेक्टर इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और मेरे को बी वेक्टर दिया है कुछ बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ये दो वेक्टर दिए गए और मेरे को बोला गया कि तुम रिजल्टेंट निकालो। रिजल्टेंट मतलब तुम क्या करो, ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐड कर दो, ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐड कर दो। तो मैंने इनको ऐड करने के बारे में सोचा, फिर मैंने ध्यान से देखा कि ये वाली डायरेक्शन और ये वाली डायरेक्शन तो सेम है, ठीक है। ये वाली डायरेक्शन सेम है, ये वाली डायरेक्शन सेम है, ये वाली डायरेक्शन और ये वाली डायरेक्शन सेम। तो इनके जो इस डायरेक्शन वाले कंपोनेंट है वो सीधा सीधा स्केलर जैसे ऐड हो जाएंगे, है ना, स्केलर जैसे ऐड हो जाएंगे। जैसे इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन मान ले 2 न्यूटन है और इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन मान ले 4 न्यूटन है, तो सीधा सीधा मैं इस डायरेक्शन में 6 न्यूटन बोल सकता, ठीक है। तो ये बोल सकते, तो हम लोग ने सीधा सीधा ऐड कर दिया। तो इसको हम लोग क्या लिखा, ए एक्स प्लस बी एक्स इंटू आई कैप प्लस ए वाई प्लस बी वाई इंटू जे कैप प्लस ए जेड प्लस बी जेड इंटू के कैप, ये हम लोग ने लिखा। ये हो गया रिजल्टेंट वेक्टर। अब मान ले मेरे को किसी ने बोला कि तुम रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल के बताओ, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। तो चलो कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखा मैंने ए एक्स प्लस बी एक्स इसका स्क्वायर प्लस ए वाई प्लस बी वाई इसका स्क्वायर प्लस ए जेड प्लस बी जेड इसका स्क्वायर, हो गया। रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी लिख लिया हम लोगों ने, ठीक है। और क्या पूछेगा इसमें, उतार लीजिए इसको। अच्छा, इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, अगर मेरे पास फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, मान ले 2 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, मैंने उस फोर्स के साथ कुछ किया और वो फोर्स जो है 4 गुना हो गया, फोर्स जो है 4 गुना हो गया। तो अगर मैं 4 से इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो अभी मेरे पास फोर्स कितना आएगा, अभी मेरे पास फोर्स आएगा 8 न्यूटन का, डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। तो बोलने का मतलब है कि अगर हम लोग वेक्टर को एक पॉजिटिव स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है, लेकिन उसकी डायरेक्शन कभी चेंज नहीं होगी, ठीक है। अब उसी में अगर मैंने इसको -4 से मल्टीप्लाई किया, मान ले -4 से मैंने 2 न्यूटन फोर्स को मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, -8 न्यूटन, है ना। या इसको ऐसा फोर्स फॉर्म में लिख लो, तो फोर्स इक्वल टू अगर 2 आई कैप है और इससे मैंने -4 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे कितना आएगा, -8 आई कैप। -8 आई कैप मतलब -8 मैग्नीट्यूड कभी माइनस नहीं हो सकता,
मैग्नीट्यूड कभी माइनस नहीं हो सकता, मैग्नीट्यूड हमेशा 8 ही है, मैग्नीट्यूड इसका 8 ही है। तो ये जो माइनस है वो आई कैप के साथ आता है, आई कैप के साथ आता है। तो इससे क्या हुआ, मेरा जो फोर्स है उसने अपना मैग्नीट्यूड भी चेंज कर लिया और अपनी डायरेक्शन रिवर्स कर ली। तो 8 न्यूटन का जो फोर्स है अभी नेगेटिव एक्स एक्सिस में लग रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस में लग रहा है। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लेना, अगर हम लोग किसी भी स्केल वेक्टर को एक पॉजिटिव स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है लेकिन डायरेक्शन सेम रहेगी। लेकिन अगर उसको नेगेटिव स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो सकता है और उसकी डायरेक्शन तो रिवर्स हो जाएगी, डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, इसको उतार लेना। अब ये इसमें मान ले एक क्वेश्चन दे दिया अपने को बोला कि तुमको बहुत वेक्टर आ गया तो तुम ए वेक्टर ले लो 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 3k कैप, ठीक है, और बी वेक्टर ले लो। बी वेक्टर हम लोग को बोला गया तुम लो माइनस 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप, ठीक है। अब तुम क्या करो, मेरे को ये करके बताओ, एक सी वेक्टर निकाल के बताओ, जो सी वेक्टर है 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर, है ना। ये होमवर्क है, इसका जो आंसर आएगा वो कमेंट करना है, क्या आंसर आएगा कमेंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने एडिशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ लिया, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर पढ़ लिया, वेक्टर को रिजॉल्व किस तरह से करते हैं वो भी हम लोग ने पढ़ लिया, और साथ ही साथ ये लास्ट में छोटी सी चीज़ कि अगर वेक्टर को हम लोग किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है वो भी हम लोग ने पढ़ लिया। अब आगे हम लोग इसमें पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। तो इसको उतार लीजिए।